सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विजय बाजिया, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रिंगस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखो बच्चों, सामाजिक विज्ञान में अपन जिस लेसन की चर्चा कर रहे थे, छठवां लेसन था और लेसन का नाम है केंद्र सरकार। लास्ट एक वीडियो इस लेसन का अपना अपलोड किया जा चुका है। उसमें अपन ने जो चर्चा की थी वो चर्चा हुई थी लोकसभा और राज्यसभा को लेकर। और आज हम जिसकी चर्चा करेंगे वो है संसद। जैसे इसको भी अपन एक क्वेश्चन के रूप में लिखेंगे। क्वेश्चन है संसद के कार्य व शक्तियों का उल्लेख करो। देखो, पहले अपन ने लोकसभा पढ़ा, फिर अपन ने राज्यसभा पढ़ा था। दोनों को अपन ने इस तरीके से तुलनात्मक रूप से पढ़ा था कि दोनों क्वेश्चन आपको एक साथ याद हो जाएं। अब लोकसभा और राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर ही क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। संसद या व्यवस्थापिका में किसे किसे शामिल किया जाता है? अपन ने शुरू में डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम पे थोड़ा आप दिमाग लेके जाओ। इधर अपन ने लिखा था व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका के कोष्टक में लिखा था अपन ने संसद, और संसद में अपन ने शामिल किया था किस किस को? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो इन तीनों को मिलाकर ही क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। अब हम बात करेंगे संसद के कार्य व शक्तियों की। तो देखो, पहला जो संसद का कार्य है वो कार्य है विधिक कार्य, या अपन कह सकते हैं कानून निर्माण। विधि का मतलब ही क्या होता है? कानून होता है। विधि कह दो चाहे कानून कह दो, एक ही बात है। पहला पॉइंट आप हेडिंग डालो तो या तो डाल देना विधि कार्य, और या फिर आप हेडिंग डाल सकते हो कानून निर्माण। अब इसके बारे में समझना। संसद के देखो, अपन लगभग 5 कार्यों को लेकर चर्चा करेंगे। उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण संसद का कार्य होता है वो कौन सा होता है? कानूनों का निर्माण करना। तो सबसे पहले देखना, इसमें लिखना शुरू करते हैं अपन। ये लाइन आप जरूर लिखना। संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, सबसे महत्वपूर्ण कार्य कानूनों का निर्माण करना है। अब देखना कानून का निर्माण कैसे होता है। जैसे अपन ने संसद में अपन ने शामिल किया था किसको? राष्ट्रपति को। संसद में अपन ने शामिल किया था किसको? लोकसभा को। और संसद में ही अपन ने शामिल किया था किसको? राज्यसभा को। इन तीनों को मिलाकर ही क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। अब कोई भी प्रस्ताव या कह सकते हैं अपन विधेयक, अब पहले तो प्रस्ताव तैयार होता है। प्रस्ताव जैसे राज्यसभा में आ गया और उस प्रस्ताव को राज्यसभा ने मंजूरी दे दी, तो राज्यसभा ने तो प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, उसके बाद में वो प्रस्ताव किसके पास जाएगा? लोकसभा के पास। यदि लोकसभा ने भी उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी तो वो प्रस्ताव लास्ट में किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। जैसे ही राष्ट्रपति के उस विधेयक या प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होते हैं, वो विधेयक या प्रस्ताव क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। तो संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या हो गया? कानून निर्माण। और कानून निर्माण किया जाता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा। तीनों को मिलाकर अपन क्या कह देते हैं? संसद कह देते हैं। आई बात समझ में? अब देखो, फिर अपन बात करें कि कानून का निर्माण तो करती है संसद, लेकिन किन विषयों से संबंधित कानून का निर्माण करेगी? संसद के पास कानून निर्माण की शक्ति तो है, लेकिन ये नहीं है कि हर विषय पर संसद कानून निर्माण कर देगी। क्योंकि देखो, देश में तो होती है संसद और प्रत्येक राज्य में होती है विधानमंडल। ध्यान रखना, विधानसभा अलग है, विधान परिषद अलग है, दोनों को मिलाकर कहते हैं विधानमंडल। ये विधानमंडल क्या होता है, इसकी चर्चा होगी अपनी नेक्स्ट लेसन में। अभी आप लोग सिर्फ इतना सा दिमाग में रखना कि संसद जो होती है वो तो होती है केंद्र में, मतलब भारत में, पूरे भारत की एक संसद होती है। इसके अलावा जो विधानमंडल जो होता है वो होता है प्रत्येक राज्य में। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर समझना। ये तो हो गया जैसे संसद, ये तो पूरे भारत की हो गई, ये तो किसकी हो गई?
भारत की हो गई। और प्रत्येक राज्य की अपन बात करें, राज्य में होती है क्या, विधानमंडल। ये कंसेप्ट आप अच्छे से समझना, ये कंसेप्ट अपने यहां भी काम में आने वाला है। यही कंसेप्ट अपने जो नेक्स्ट लेसन है विधानमंडल वाला, राज्य सरकार वाला, उस लेसन में भी ये कंसेप्ट काम में आएगा अपने। तो पूरे देश में संसद हो गई, प्रत्येक राज्य में क्या हो गया, विधानमंडल हो गया। अब संसद किन किन विषयों पर कानून बनाएगा, विधानमंडल किन किन विषयों पर कानून बनाएगा, वो देखते हैं अपन पहले। जैसे विषयों, जो भी विषय है ना भारत में, उन सभी विषयों की 3 तालिका या 3 सूची बना रखी है। जो भी भारत में विषय हैं उन विषयों की 3 तालिका या 3 सूची बना रखी है। पहली सूची का नाम है संघ सूची, दूसरी सूची का नाम है राज्य सूची, और तीसरी सूची का नाम है समवर्ती सूची। समझे बात। अब संघ सूची में जो भी विषय लिखे हुए हैं, जैसे वर्तमान में 97 विषय लिखे हुए हैं किसमें, संघ सूची में, और 3 बाद में और ऐड करने के बाद 100 हो चुके हैं। तो इस संघ सूची में जो भी 100 विषय लिखे गए हैं, 100 विषय लिखे गए हैं, इस सूची में लिखे गए विषयों पर तो कानून बनाएगी संसद। कौन बनाएगी, संसद। राज्य सूची में जो भी विषय लिखे गए हैं, जैसे वर्तमान में राज्य सूची में विषयों की टोटल मिलाकर संख्या है वो है 61 विषय इसमें लिखे गए हैं। इस सूची में मतलब राज्य सूची में जो भी विषय लिखे गए हैं उन पर कानून कौन बनाता है, राज्य का विधानमंडल। विधानमंडल कहाँ होता है, राज्य में होता है। अब तीसरी सूची बच गई कौन सी, समवर्ती सूची। इस सूची में जो भी विषय लिखे हुए हैं, जैसे 52 विषय इस सूची में वर्तमान में लिखे हुए हैं, इस सूची में लिखे गए विषयों पर कानून बनाने की शक्ति दोनों के पास है, संसद के पास भी है तो विधानमंडल के पास भी है। लेकिन यदि कोई समवर्ती सूची का विषय है और उस विषय पर दोनों कानून बना देती है और दोनों के कानूनों में लेकर टकराव हो जाता है, मतभेद हो जाता है, अगर मतभेद होता है तो फिर कानून किसका मान्य होगा, संसद का मान्य होगा। एक बार दोबारा सुनना इसको। भारत में, पूरे भारत में तो होती है क्या, संसद। प्रत्येक राज्य में क्या होती है, विधानमंडल। अब संसद किन विषयों पर कानून बनाए, विधानमंडल किन विषयों पर कानून बनाए, इसके लिए क्या किया, एक तालिका, एक सूची का निर्माण कर दिया और पूरे विषयों को 3 भागों में बांट दिया। संघ सूची में जो भी विषय लिखे गए उन पे कानून कौन बनाएगा, संसद। राज्य सूची में लिखे गए विषयों पर कानून कौन बनाएगा, विधानमंडल। समवर्ती सूची पर लिखे गए विषयों पर कानून संसद भी बना सकता है तो विधानमंडल भी बना सकती है। लेकिन यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर दोनों के बीच मतभेद या टकराव होते हैं तो फिर किसका कानून मान्य होगा, संसद का कानून मान्य होगा। समझ गए बात। अब आगे जो अपने को इस पैराग्राफ में लिखना है वो सुनना एक बार, फिर मैं लिख दूंगा बोर्ड पे। जैसे संसद का पहला कार्य लिखा अपने विधिक कार्य या कानून निर्माण, तो संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कानूनों का निर्माण करना है। फिर अपन लिखेंगे संसद संघ सूची व समवर्ती सूची में लिखे गए विषयों पर कानून बनाता है, लेकिन समवर्ती सूची के विषय पर यदि संसद और राज्य के विधानमंडल के बीच कोई मतभेद होता है तो कानून किसका मान्य होता है, संसद का मान्य होता है। ये लिखते ही अपना पहला संसद का कार्य क्या हो जाएगा, विधिक कार्य या कानून निर्माण। तो अब इसके आगे अपन लिखते हैं संसद संघ सूची व समवर्ती सूची में लिखे गए विषयों या दिए गए विषय या लिखे गए विषय, कुछ भी लिख सकते हैं अपन, में दिए गए विषयों पर कानून बनाता है, कानून बनाती है। समझ के बाद 3 सूचियां लिखी थी अपन ने, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो राज्य सूची पर तो कानून कौन बनाएगा, विधानमंडल। तो संघ सूची और समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाती है, लेकिन समवर्ती सूची के विषयों पर
समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर संसद व राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। फिर यदि दोनों के कानूनों में, क्योंकि कानून तो दोनों ने बना दिए, लेकिन यदि दोनों के कानूनों में मतभेद या टकराव होता है, तो बताओ किसका कानून मान्य होगा? संसद का कानून मान्य होगा। मतभेद होता है तो संसद का कानून मान्य होता है। ये पहली विधायी शक्ति हो गई किसकी? संसद की। समझ गए? अब देखो कंप्लीट तो एक साथ तो लिख नहीं पाएंगे अपन, स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद में स्क्रीनशॉट के भरोसे मत रहना, कॉपी और पेन साथ रखा करो। जैसे अपना वीडियो कंप्लीट हो, वीडियो के साथ तो आप स्क्रीनशॉट लिया करो, वीडियो देखने के तुरंत बाद कॉपी और पेन साथ में रहना चाहिए और अपने साथ के साथ नोट्स बनाते जाया करो। अब सेकंड जो कार्य है, दूसरा जो कार्य है संसद का, वो देखते हैं। दूसरा जो संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है संविधान में संशोधन की शक्ति। इसमें आपको देखो, पहले मैंने आपको बताया था, पहली जो शक्ति पढ़ी थी उसमें कि संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो है कानूनों का निर्माण करना, और संसद का दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है संविधान में संशोधन करने की शक्ति। देखो होता है क्या है, भारत का जो संविधान बना था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो चुका था। अब उस समय की परिस्थितियां अलग थी, आज की परिस्थितियां अलग हैं। उस समय के संविधान के अनुसार वर्तमान शासन व्यवस्था नहीं चलाई जा सकती, तो वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए उस समय जो बना हुआ संविधान था, कब का? 1949 का बना हुआ संविधान था, उसमें समय समय पर क्या होता रहता है? बदलाव होता रहता है। उस बदलाव को ही संविधान संशोधन कहते हैं। और इस संविधान में जो संशोधन की शक्ति है वो किसके पास है? संसद के पास है। अब संसद इस संविधान में जो संशोधन करती है वो दो तरीके से करती है। भारत का जो संविधान लिखा हुआ है ना, जिसमें 395 अनुच्छेद है, अपन ये कह सकते हैं उस संविधान में 395 लेसन है टोटल। समझ रहे हो बात? उनमें से कुछ भाग तो ऐसे हैं संविधान के, हालांकि ये तुम दिमाग में रखना, संविधान में संशोधन करने की शक्ति है किसके पास? केवल संसद के पास है। लेकिन उस संविधान के कुछ भाग तो ऐसे हैं जिसमें संशोधन करने के लिए संसद को केवल कौन से बहुमत की आवश्यकता होती है? साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। और उसी संविधान के कुछ भाग ऐसे हैं जिनमें यदि संशोधन करना हो, बदलाव करना हो, तो उसके लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होगी? 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। इनका मतलब समझना, जैसे 100 सदस्य हैं, 100 में से आधे से ज्यादा कितने हो गए? 51 सदस्य। मतलब आधे से ज्यादा सदस्यों की यदि सहमति हो गई, ऐसे बहुमत को तो कहते हैं, पर कौन सा बहुमत है? साधारण बहुमत। और यदि 2/3 बहुमत का मतलब 66.66%, मतलब 67% सदस्यों की सहमति। समझ गए बात? तो अब देखो इसमें पर लिखते हैं, तो सबसे पहले तो आप वही कि भाई संसद का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है संविधान में संशोधन करना। तो इसको ऐसे लिखना, संसद का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है संविधान में
संशोधन करना। उसके बाद क्या लिखना है, अब उसी संविधान के कुछ भाग तो ऐसे हैं जिनमें संसद साधारण बहुमत से संशोधन कर देती है, और उसी संविधान के कुछ भाग ऐसे हैं जिनमें संसद 2/3 बहुमत से संशोधन कर पाती है। तो आगे लिखते जाना, संविधान के कुछ भाग ऐसे हैं जिनमें संसद साधारण बहुमत, साधारण बहुमत का मतलब आधे से एक ज्यादा, साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है। तथा कुछ भाग ऐसे हैं जिनमें संसद 2/3 बहुमत से संशोधन करती है। ये अपनी संसद की दूसरी शक्ति कंप्लीट। शायद समझ गए होंगे आप इसको, तरीका वही रखना, दूसरे इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट लेना, उसके बाद अपने नोट्सों में इसको उतार लेना। उतारोगे समझ के, ये नहीं कि डायरेक्ट अपन ने देखा उतार लिया। अब संसद की जो तीसरी महत्वपूर्ण शक्ति है वो शक्ति है कौन सी, वित्तीय शक्ति। अब इसके अपन चर्चा करें तो होता क्या है, संसद प्रत्येक वर्ष बजट पारित करती है। संसद प्रत्येक वर्ष क्या पारित करती है, बजट पारित करती है। इसका मतलब भी अपन देखते हैं बजट क्या होता है। पहले तो एक लाइन लिखते हैं अपन, संसद प्रत्येक वर्ष बजट पारित करती है जिसमें मतलब बजट में, जिसमें एक वर्ष का आय तथा व्यय का उल्लेख होता है। मतलब देखो, हम जैसे आप लोग मानो जैसे आप स्टडी करते हो तो स्टडी का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि हमारे दिमाग में टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमें स्टडी करनी चाहिए, हर विषय को साथ लेते हुए। इस सब्जेक्ट का स्टडी टाइम ये रहेगा, इस सब्जेक्ट का ये रहेगा, इस सब्जेक्ट का ये रहेगा, इस सब्जेक्ट का ये रहेगा। वैसे इतना बड़ा देश है, इस देश को चलाने के लिए भी क्या किया जाता है, सरकार पहले से निर्धारित कर लेती है कि आने वाला जो साल है इसमें लगभग अपने को इतनी तो इनकम होगी, मतलब इतनी तो अपने को आय होगी, और इस आय में से इतना अपने को यहाँ खर्चा करना है, इतना यहाँ खर्चा करना है, इतना यहाँ खर्चा करना है। तो सरकार अपनी आय तथा व्यय का जो हिसाब रखती है, इसका जो उल्लेख करती है, उसी को क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। तो संसद प्रत्येक वर्ष बजट पारित करती है जिसमें एक वर्ष का आय तथा व्यय का उल्लेख होता है। अब देखो, ये जो बजट है ना, किससे संबंधित है, धन से संबंधित होता है, पैसों से संबंधित होता है बजट। और इसके साथ अपन एक छोटी सी चर्चा करेंगे, धन विधेयक। इसके अर्थ में ज्यादा गहराई से नहीं जाते, अपने को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि भाई अब संसद में तो 2 सदन हो गए, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से कोई प्रस्ताव या विधेयक पारित होगा, उसके बाद कहां जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। लेकिन बजट और धन विधेयक, 2 चीजों के बारे में ध्यान रखना, बजट और धन विधेयक पहले कहां से पारित होगा, लोकसभा से पारित होगा। समझ गए बात। हालांकि कानून निर्माण में यदि कोई प्रस्ताव पारित करना हो तो चाहे उसे पहले लोकसभा पारित कर दे, चाहे पहले राज्यसभा पारित करे, पहले कोई सा भी सदन पारित कर सकता है। एक ने पारित कर दिया तो फिर दूसरे के पास जाता है, दूसरा भी पारित कर दे तो फिर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। लेकिन धन विधेयक और बजट पहले कौन पारित करेगा, लोकसभा पारित करेगी। अब लोकसभा पारित कर देगी तो किसके पास जाएगा, राज्यसभा के पास जाएगा।
राज्यसभा ज्यादा से ज्यादा 14 दिनों तक बजट या धन विधेयक को अपने पास रख सकती है, उसके बाद में वहां से अपने आप ही क्या मान लिया जाता है, पारित मान लिया जाता है। तो थोड़ी सी ये प्रक्रिया और अपने को इसमें उल्लेखित करनी है। तो इसके आगे लिखना आप लोग वित्तीय शक्ति में। क्यों? चलो बजट की चर्चा तो हो ही चुकी अपनी। अब इसमें आगे, क्योंकि वित्त से संबंधित विधेयक कौन सा हो गया, धन विधेयक, इसमें आगे लिखना धन विधेयक पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, क्योंकि पारित तो तब होगा ना जब वो वहां पेश किया जाएगा। अब पेश किया जाएगा इसका मतलब पारित भी पहले कौन करेगी, लोकसभा। तो पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा से पारित होने के बाद धन विधेयक कहां जाएगा बताओ, राज्यसभा के पास जाता है। और राज्यसभा इसे अधिकतम कितने समय तक रख सकती है, 14 दिन तक। फिर राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। यह हो गई संसद की कौन सी शक्ति, वित्तीय शक्ति। तो संसद की 3 शक्तियां अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं। चौथी शक्ति की अपन बात करेंगे, कौन सी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति। तो संसद की जो चौथी शक्ति आती है वो शक्ति कौन सी है, कार्यपालिका शक्ति। अब देखो, याद करो अपन ने जो शुरू में डायग्राम बनाया था कि सरकार के 3 अंग, जैसे जब अपन ने लेसन की शुरुआत की थी, शुरुआत में सबसे पहले मैंने बोर्ड के ऊपर ये लिखा था केंद्र सरकार, फिर केंद्र सरकार के अंग लिखे थे 3, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हमने मंत्री परिषद को किसमें शामिल किया था, कार्यपालिका में शामिल किया था। तो मंत्री परिषद के बारे में जो भी शक्तियां संसद के पास होंगी वो कौन सी शक्तियों में आएंगी, कार्यपालिका शक्तियों में आएंगी। क्योंकि मंत्री परिषद किसमें शामिल होता है, कार्यपालिका में शामिल होता है। तो वो जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री भी शामिल होता है। ये जो मंत्री परिषद है वह किसके प्रति उत्तरदायी होती है, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका मतलब भी अपन समझेंगे कैसे उत्तरदायी होती है। तो इसमें आप लिखोगे मंत्री परिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। थोड़ा सा और ध्यान रख पाओ तो आप लोग इसमें आगे ये भी लिख सकते हो, संसद में भी, क्योंकि संसद में 2 सदन आ गए, लोकसभा और राज्यसभा। संसद में भी मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चलो वो चर्चा पर ज्यादा यहाँ नहीं करेंगे, इतना ही ध्यान रखना, मंत्री परिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कैसे उत्तरदायी होती है, जैसे ये भारत की संसद है, क्यों, संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों को, हालांकि राष्ट्रपति भी शामिल है, इन दोनों सदनों को मिलाकर अपन क्या कह रहे हैं, संसद कह रहे हैं। अब संसद के सदस्यों की जब बैठक होती है तो मंत्री भी तो संसद के सदस्य होते हैं ना। ध्यान रखना, मंत्री जो बनते हैं भारत में वो कहां से बनते हैं, या तो लोकसभा से बनेंगे या फिर राज्यसभा से बनेंगे। और ये जो मंत्री परिषद है किसके प्रति उत्तरदायी है, संसद के प्रति उत्तरदायी। यहाँ पर लिखा है मंत्री परिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कैसे होती है, कोई भी सदस्य, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, किसी भी मंत्री से कोई प्रश्न पूछ सकता है।
जैसे कोई शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री ने कोई कार्य किया है तो लोकसभा और राज्यसभा का कोई भी सदस्य शिक्षा मंत्री से प्रश्न पूछ सकता है कि आपने ये कार्य क्यों किया है, आप इस कार्य को ऐसे न करके वैसे भी तो कर सकते थे ना। तो मतलब इस टाइप के प्रश्न जो पूछने का अधिकार होता है, मंत्रियों को प्रश्न पूछने का अधिकार किसके पास होता है, संसद के सदस्यों के पास होता है। और फिर मंत्री संसद के सदस्यों को उन प्रश्नों का क्या देता है, जवाब देता है। तो ये प्रश्न पूछना और मंत्रियों द्वारा उसका जवाब देना, इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी हो गई, संसद के प्रति उत्तरदायी हो गई। इसी में आप लोग आगे लिखना, संसद के सदस्य मंत्री परिषद के सदस्यों से प्रश्न पूछ सकते हैं। मतलब संसद के सदस्य मंत्री परिषद के सदस्यों से प्रश्न पूछ सकते हैं। मंत्री परिषद के सदस्यों को इन प्रश्नों का जवाब देना होता है। इन प्रश्नों का जवाब देना होता है। और जवाब देते हैं, किनको देते हैं, संसद के सदस्यों को देते हैं। जवाब देते कौन है, मंत्री परिषद के सदस्य देते हैं। तो मंत्री परिषद के सदस्य संसद के सदस्यों को जवाब देते हैं। इस कारण मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी हो गई, संसद के प्रति उत्तरदायी हो गई। तो ये अपनी चौथी शक्ति कौन सी हो गई, कार्यपालिका शक्ति। और संसद की पांचवी जो शक्ति है वो है निर्वाचन संबंधी शक्ति। अब निर्वाचन से संबंधित क्या शक्ति है संसद के पास, जो संसद के जो सदस्य है ना वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसका मतलब इनके पास कौन सी शक्ति हो गई, निर्वाचन संबंधी शक्ति। इसमें अपने को एक ही लाइन लिखनी है, संसद के सदस्य राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और इसी के साथ अपना ये आंसर कंप्लीट। जो क्वेश्चन अपना ये था, संसद के कार्य व शक्तियों का उल्लेख करो। इसमें अपन ने किए कितने पॉइंट, 5 पॉइंट। अब एक चीज का तुम ध्यान रखोगे, जो भी अपन ने अब तक प्रश्न किए हैं, प्रश्नों की संख्या हो चुकी है हमारे पास 3। कितने प्रश्न अपन कर चुके, 3 प्रश्न अपन कर चुके। लेकिन देखा जाए तो अपन 5 प्रश्न कर चुके। 3 प्रश्नों में ही अपने प्रश्न कितने हो गए, 5 बड़े प्रश्न हो चुके हैं। कैसे, एक क्वेश्चन तो अपन ने किया लोकसभा की रचना व संगठन का वर्णन करो। इसी के साथ अपन ने पहले वीडियो में अपन ने 2 क्वेश्चन किए थे, लोकसभा की रचना व संगठन का वर्णन करो। दूसरा क्वेश्चन था राज्यसभा की रचना व संगठन का वर्णन करो। 2 क्वेश्चन अपने पहले वीडियो में कंप्लीट हो चुके थे। आज वाले वीडियो में अपन ने चर्चा की है संसद के कार्य व शक्तियों का वर्णन करो। ये 3 क्वेश्चन तो अपने कंप्लीट, समझ के बाद। अब देखो जो क्वेश्चन ज्यादा बनने की संभावना होती है, 2 प्रश्न हो रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके लोकसभा की रचना को ही अपन क्या कहते हैं, संगठन व शक्तियों का वर्णन करो। इसका आंसर अपना एक ही लाइन में हो जाएगा। है बड़ा प्रश्न लेकिन आंसर होगा सिर्फ एक लाइन में। अगला जैसे 5वां प्रश्न आपके आ गया,
राज्यसभा की रचना, रचना कह दो चाहे संगठन कह दो, एक ही बात है, वह शक्तियों का वर्णन करो। अब इसमें आप लोग ध्यान देना थोड़ा, जो अपन ने तीसरा प्रश्न जो किया है ना, संसद के कार्य व शक्तियां, बताओ संसद के कार्य व शक्तियों में अपन ने लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों का ही तो वर्णन किया है ना, क्योंकि संसद के दो ही तो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद के कार्य व शक्तियां कह दो, चाहे लोकसभा के कार्य व शक्ति कह दो, चाहे राज्यसभा की कार्य व शक्ति कह दो, तीनों का आंसर एक ही होगा। जैसे ये 3 क्वेश्चन तो अपन ने कर ही लिए, अगर चौथा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, लोकसभा की रचना व संगठन व शक्तियों का वर्णन करो, इसमें आपको एक तो पहले क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करना है, क्योंकि लोकसभा की रचना संगठन तो यहां से आपको ऐसे कैसे इसका वर्णन करना है लोकसभा वाले का। फिर लोकसभा की शक्तियों का वर्णन भी करो, शक्तियां आ जाए तो वो जो अपन ने संसद की जो शक्तियां पढ़ी थी ना, वो ही आप किसमें वर्णन कर देना, लोकसभा की शक्तियों में। मतलब जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो पहले क्वेश्चन का और तीसरे क्वेश्चन का दोनों का मिक्स आंसर आप कर देना, कंप्लीट आंसर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला कि राज्यसभा की रचना संगठन व शक्तियों का वर्णन करो, तो राज्यसभा की रचना संगठन अपन ने कर लिया था कौन से प्रश्न में, दूसरे प्रश्न में। और संसद की शक्तियों में राज्यसभा की शक्तियां भी तो आ गई ना, तो दूसरा और तीसरा इन दोनों का आंसर मिक्स कर देना, ये किसका आंसर हो जाएगा, 5वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर संसद, इसकी चर्चा अपनी कंप्लीट। अब अपन आगे चर्चा करेंगे किसको लेकर, राष्ट्रपति को लेकर। तो चलो राष्ट्रपति को अपन प्रारंभ करते हैं। पहले मैंने आपको कहा था ये जो अपन लेसन है, लेसन तरीका अपना ये रहेगा इस लेसन को पढ़ने का कि भाई अपन बड़े प्रश्नों को लेते हुए चलेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपके इस लेसन से एक प्रश्न आता है एग्जाम में, वो प्रश्न कितने नंबर का होगा, 7 नंबर का। तो अपन प्रारूप भी इस लेसन का इस तरीके से बैठाएंगे कि अपना वो 7 लेसन का वो 7 नंबर का जो प्रश्न है वो अपना कंप्लीट हो जाए। चलो आगे चर्चा करते हैं अपन राष्ट्रपति की। देखो राष्ट्रपति के बारे में दो तो बड़े प्रश्न बनते हैं, राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों का वर्णन करो, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन करो। वो दो बड़े प्रश्न करने से पहले अपन राष्ट्रपति की कुछ चर्चा करेंगे, जैसे क्या क्या, एक तो अपन बात करेंगे किसकी, राष्ट्रपति की योग्यताओं की, जो अपनी पुस्तक में दे रखे हैं ना, केवल उन्हीं विषय वस्तु की अपन चर्चा करेंगे। फिर अपन बात करेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन। निर्वाचन में अपन दो चीजें देखेंगे, एक तो निर्वाचन मंडल और एक देखेंगे अपन क्या, निर्वाचन पद्धति। निर्वाचन मंडल का मतलब तो किनके द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, और निर्वाचन पद्धति का मतलब किस पद्धति या किस प्रणाली से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तीसरा अपन देखेंगे क्या, पद से हटाने की प्रक्रिया, मतलब किस प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, और पद से हटाने की प्रक्रिया। अब समझना, तीनों में से आपके बड़ा प्रश्न बनने की संभावना नहीं है, लेकिन हो सकता है आपसे टिप्पणी पूछ ले, समझ रहे हो बात। तो योग्यता अपन देखेंगे, निर्वाचन अपन देखेंगे, और पद से हटाने की प्रक्रिया अपन देखेंगे। इन 3 चीजों का अपन एक साथ उल्लेख करेंगे। सबसे पहले अपन चर्चा होगी किसको लेकर, राष्ट्रपति की योग्यताओं को लेकर। अब ये भी मत छोड़ देना, कॉपी में आपको ये डायग्राम ऐसे की ऐसे बनाना है, ताकि अपन लेसन स्टार्ट करें, आप लोग जब पढ़ाई स्टार्ट करो उस समय आपको पता रहे कि राष्ट्रपति के बारे में अपने को क्या क्या पढ़ना है। समझ गए बात। तो सबसे पहले अपनी हेडिंग होगी क्या, राष्ट्रपति की योग्यताएं। अब देखना,
लगभग हर किसी में, चाहे अपन ने लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताओं की भी चर्चा की थी। पहला पॉइंट तो वो होता है भारत का नागरिक हो। दूसरा पॉइंट हमेशा आयु को लेकर होता है। तो राष्ट्रपति के लिए आयु कम से कम होनी चाहिए 35 वर्ष। समझ के बाद तीसरी योग्यता अपन और देखते हैं। तो राष्ट्रपति की योग्यताओं में पहला तो लिखोगे आप क्या, भारत का नागरिक हो। दूसरा लिखोगे आप क्या, आयु कम से कम 35 वर्ष की हो। तीसरा आप लिखोगे लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये तीन सर लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। समझ गए बात। ये तीन योग्यताएं देखो, कई जगह अपने को ये भी लिखा हुआ मिलता है, पागल हुए दिवालिया घोषित ना हो, लाभ के पद पर नहीं हो। अपनी पुस्तक में तीन ही योग्यताएं दे रखी हैं। समझ रहे हो बात। और वास्तव में अपन संविधान उठा के भी देखे ना, तो भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद आता है 58। अनुच्छेद 58 में भी राष्ट्रपति की तीन ही योग्यताएं बता रखी हैं। फिर हालांकि अनुच्छेद 59 में ये जरूर लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लेकिन योग्यताएं केवल कितने लिखी हुई है, तीन ही लिखी हुई है। पॉइंट अपने को ये तीन ही डालने हैं। अब चौथा पॉइंट मत डाला, लेकिन नीचे एक लाइन लिख देना, साथ ही भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर ना हो। यह उल्लेख करना आपको किसमें, राष्ट्रपति की योग्यताओं में। भारत का नागरिक हो, आयु कम से कम 35 वर्ष हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। फिर बिना पॉइंट डाले लास्ट में लिख देना, साथ ही भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद का मतलब होता है कि भारत सरकार या राज्य सरकार की कोई सरकारी सेवा में काम करने वाला नहीं होना चाहिए। यदि कोई सरकारी कर्मचारी है और अगर वो राष्ट्रपति बनता है तो उसको वो सरकारी पद छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। समझ गए। तो ये क्या हो गई, राष्ट्रपति की योग्यताएं। अब इसके बाद में है क्या, राष्ट्रपति को निर्वाचन को लेकर अपने को दो चीजों का उल्लेख करना था। पहला तो क्या था, अपन चर्चा किसकी कर रहे हैं, निर्वाचन की। किसके निर्वाचन की, राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो अपन हेडिंग डाल लेते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे क्या, निर्वाचन मंडल, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन करने वाला जो समूह होता है, उस समूह में कौन कौन शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है एक तो संसद के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। अब मुझे जहां तक लगता है आप इसका अर्थ भी समझ चुके होंगे कि निर्वाचित सदस्यों का मतलब क्या होता है। याद करो अपन ने लोकसभा और राज्यसभा की सदस्य संख्या पढ़ी थी, थोड़ा ध्यान देना। वहां पे संसद की बात करें, क्या क्या शामिल किया अपन ने संसद में, लोकसभा और राज्यसभा। फिर अपन ने बात की थी कि लोकसभा में वर्तमान में सदस्य कितने, 545। इन 545 में से 543 तो निर्वाचित और 2 सदस्य मनोनीत। तो निर्वाचित सदस्य कितने हुए, 543। समझ गए बात। तो ये तो हो गए 543 तो क्या, निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा में अपन ने वर्तमान सदस्य संख्या की बात की थी कितनी, 245। इन 245 में से 233 सदस्य तो होते थे क्या, निर्वाचित, और 12 सदस्य क्या होते थे, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत।
तो अब यहाँ ये ध्यान रखना कि संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। केवल कौन से सदस्य भाग लेते हैं? निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो लोकसभा के तो निर्वाचित सदस्य 543 और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य 233। ये निर्वाचित सदस्य किसके चुनाव में भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में। तो एक तो ये भाग ले रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट सुनना, और कौन भाग लेते हैं। इसके अलावा देखो, प्रत्येक राज्य में क्या होती है? विधानसभा होती है। समझ रहे हो बात? तो प्रत्येक राज्य की विधानसभा में जो भी सदस्य होते हैं ना, वो सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट अपन लिखेंगे, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। जैसे प्रत्येक राज्य में विधानसभा होती है, चाहे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कोई सा भी राज्य लो। जैसे अपने राजस्थान की जो विधानसभा है, जयपुर में जो अपने राजस्थान की विधानसभा का भवन बना हुआ है, उस राजस्थान की विधानसभा में कुल मिलाकर 200 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 200 सदस्य। तो जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा, ये 200 सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन हो गया? सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये निर्वाचित सदस्य पर हर लाइन में लिखेंगे, ध्यान रखना। तीसरा देखो, राज्यों में तो विधानसभा होती है। सामान्यतः केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं ना, उनमें विधानसभा नहीं होती। लेकिन भारत के 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, अभी तीसरा जम्मू कश्मीर भी हो चुका है, लेकिन उसकी चर्चा अपने अभी तक उल्लेखित नहीं हुई। तो दिल्ली और पांडिचेरी 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें क्या है? विधानसभा है। तो उन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो तीसरे पॉइंट में अपन लिखेंगे, दिल्ली व पांडिचेरी। अभी पांडिचेरी को पुदुचेरी कहते हैं, नाम बदल दिया गया। पांडिचेरी का क्या नाम हो गया? पुदुचेरी। दिल्ली व पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। हालांकि जब भारत के संविधान का निर्माण हुआ था, तब यहाँ दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा नहीं थी। लेकिन जब यहाँ विधानसभा बन गई, वो फिर इसको जो भाग लेने वाला, ये जो तीसरा पॉइंट है ना, वो 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत शामिल हुआ था। वो अपने को याद नहीं करना, इसीलिए मैंने आपको जल्दबाजी में बताया थोड़ा। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में आपको सिर्फ ये 3 पॉइंट लिखने हैं। समझ गए बात? अब उसके बाद में दूसरा निर्वाचन से संबंधित पॉइंट था निर्वाचन पद्धति। अब इसमें सुनना, राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति कह दो चाहे निर्वाचन प्रणाली कह दो, वो पद्धति या प्रणाली कौन सी है? एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इस प्रणाली के तहत राष्ट्रपति के पद का क्या होता है? चुनाव होता है। अब उसमें क्या होता है कि भाई जीतने के लिए उम्मीदवार को एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में ये नहीं होता कि भाई जैसे 3 जने खड़े हैं, एक जने को 40% वोट मिल गए, दूसरे को 35% मिल गए, तीसरे को 25% मिल गए, तो 40% वाले की जीत हो गई। ऐसा नहीं होता, एक कोटा फिक्स रहता है। वो निश्चित कोटा जिसको प्राप्त होगा ना, उसी की जीत मानी जाएगी। और उस निश्चित कोटे का सूत्र अपनी पुस्तक में दे रखा है, वो सूत्र भी अपन लिखेंगे। तो अब इसमें लिखना आपको, राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत होता है। अपने राज्यसभा के निर्वाचन में भी ये प्रणाली लिखी थी, पता ना, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचन का जब अपन ने उल्लेख किया था, तब भी अपन ने यही प्रणाली लिखी थी। तो निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत होता है, जिसके तहत
उम्मीदवार को, उम्मीदवार मतलब जो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं वो, उनको क्या कहेंगे अपन, उम्मीदवार। उम्मीदवार को जीतने के लिए एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है, एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। अब वो निश्चित कोटे का सूत्र क्या होता है वो आप नीचे लिखोगे, निश्चित कोटा बराबर वेद मतों की कुल संख्या बटा निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या, निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या +1। +1 ना तो ऊपर लिखना है ना नीचे लिखना है, इनके लाइन के बराबर में आपको क्या लिखना है, +1। यहाँ अपनी किताब में छोटा सा थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है कई बार प्रिंटिंग की मिस्टेक की वजह से। यहाँ अपनी पुस्तक में बाग 1000 लिखा हुआ है, वो थोड़ा गलत है, अपने को यहाँ करना है +1। समझ गए बात। जिस किसी उम्मीदवार को निश्चित कोटा प्राप्त हो जाएगा उस उम्मीदवार की ही राष्ट्रपति चुनाव में क्या हो जाएगी, जीत हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन। निर्वाचन में अपन ने 2 चीजों की चर्चा की, एक तो निर्वाचन मंडल और दूसरा निर्वाचन पद्धति। अब उसके बाद में अपने को चर्चा करनी है राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है, और ये चर्चा होगी अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।